नमस्कार। आवाज़ अड्डा में आज मैं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब अगले हफ्ते यानी नए साल में यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और जो हिसाब किताब है उसमें मार्च से पहले यात्रा पूरी हो जाएगी। इसके बाद करीब करीब 1.5 साल का वक्त होगा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। तो ये है मोटी मोटी सी टाइमलाइन। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस टाइमलाइन पर आखिर लिखना क्या चाहते हैं। 7 सितंबर से 24 दिसंबर उनकी यात्रा का पहला चरण राहुल गांधी ने पूरा किया। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस बीच क्या हासिल किया और अब तकरीबन 90% जो इसका हिस्सा है यात्रा का पूरा हो गया, तब राहुल गांधी विपक्ष को क्यों बुला रहे हैं, किस वजह से बुला रहे हैं, सहयोग की अपील कर रहे हैं और इस अपील से क्या हासिल होगा, इस यात्रा से क्या हासिल होगा राहुल के लिए, कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, ये भी तमाम सवाल हैं। इन सब पर हम बातचीत करेंगे ऐसे लोगों से जो सीधे तौर पर राजनीति में हिस्सा नहीं लेते लेकिन राजनीति पर रखते हैं पैनी नज़र। तो हमारे पैनल में आज कौन होंगे, सबसे पहले आपको ये बता दें, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ होंगे और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार भी हमारे साथ होंगे। तो आज बातचीत की शुरुआत करते हैं आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी, ये बताइए कि जब हम कांग्रेस की बात करें या सीधे तौर पर राहुल गांधी की बात करें, बात की शुरुआत राहुल गांधी से ही होती है और अब तक जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाता है राहुल गांधी पर वो ये है कि भाई गंभीर नेता नहीं है राहुल गांधी और उनको कोई इसी वजह से गंभीरता से नहीं लेता। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है आशुतोष जी कि इन 3 महीनों में, 3 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ, क्या आपने नोटिस किया इस छवि को तोड़ने में राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से कामयाब हुए हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ वो पॉइंट्स ज़रूर बताइएगा जिनके आधार पर आप अपनी ये बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग राहुल गांधी को गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं मानते थे, अब तो वो भी मानने लगे हैं। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंपेन था जो लंबे समय से चल रहा है कि आप जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके सबसे बड़े नेता को आप नॉन सीरियस घोषित कर दें, उसको आप कैजुअल पॉलिटिशियन घोषित कर दें और तो आपका आधा काम तो यहीं पे हो जाता है। क्योंकि अगर प्रमुख विपक्षी दल राजनीति ही सीरियसली नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष को उसका फायदा होता है। सत्ता पक्ष ने बहुत कामयाबी के साथ इसको किया और इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जब बराक ओबामा से उधार लिया गया ये पूरा का पूरा कैंपेन है, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी बात आज की तारीख में क्या है कि राहुल गांधी ने पिछले 100 दिनों में जो यात्रा की है, वो यात्रा अगर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि 2024 में अचानक उनको सत्ता के केंद्र में ला देगी या वो अचानक 2023 के सारे विधानसभा चुनाव में वो जीत जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। और उसके कारण है, कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका उसके पास कोई निदान अभी तक नहीं था। पहली बार मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने वो पहला कदम बढ़ाया है उस बीमारी की तह तक जाने में और उसका निदान खोजने के लिए। और मैंने अपने लेखों में भी इसका उदाहरण किया है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो स्पिरिचुअल कोर था, हर राजनीतिक दल का एक स्पिरिचुअल कोर होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, समाजवादी पार्टी का भी होता है। और जब आप अपने उस स्पिरिचुअल कोर से भटकने लगते हैं और राजनीति और राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता पाने का एक साधन बन के रह जाता है, तब फिर उसके अंदर न केवल भटकाव आता है बल्कि उस भटकाव की वजह से लोगों का विश्वास, यकीन पार्टी पर टूटने लगता है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर दोबारा सत्ता के केंद्र में आना है या एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर इतनी सीटें लेकर आए ताकि वो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे सके, तो इसके लिए उसको अपने स्पिरिचुअल कोर को पाना बहुत जरूरी है।
उसको उसको अपने आप को नए सिरे से रीडिफाइन करना बहुत जरूरी है। उसको जनता से अपने आप का जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो पाना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो ये यात्रा है, इस यात्रा ने उस दिशा में एक पहला कदम बढ़ाया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के माध्यम से वो चीजें हासिल कर ली है जो कांग्रेस को, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पहला कदम है। इसके बाद इस कदम के बाद उनको कई सारी चीजों पर इन्वेंशन करना पड़ेगा, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, हर राज्य के अंदर बड़े छत्रपों को स्थापित करना पड़ेगा, पार्टी अपनी विचारधारा, अपने मूल्यों की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। राहुल गांधी को 365 दिन नहीं बल्कि 730 दिन जो है वो सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो और उनकी पार्टी जो है वो अब वो पार्टी नहीं है जो 2014 के पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से प्रताड़ित थी, या पीड़ित थी, माफ करिएगा, पीड़ित थी, और जिसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची है। ठीक है। ये अनायास नहीं था कि 2009 में इसी पार्टी को 205 सीटें मिली थी, लेकिन ये अपने अंतर्मन में जाके झांकना पड़ेगा कि आपको 50 से कम सीटें क्यों मिली हैं। उसके पीछे कारण, उसका एकमात्र कारण है जब जनता का यकीन किसी पार्टी के ऊपर हट जाता है, तब उसकी इतनी बुरी गति होती है। जी, तो उसके कुछ कारण रहे होंगे। बहरहाल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आशुतोष जी। आगे आपसे दोबारा मैं वो सवाल, मतलब आप चाहे तो पॉइंट्स रख सकते हैं। विनोद जी, ये बताइए, क्या राहुल गांधी अपनी उस छवि को तोड़ने में कामयाब हुए हैं जो उनकी बनी या बनाई गई, कि वो एक गंभीर नेता नहीं है और देश के लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते यात्रा के दौरान? विनोद जी। देखिए, राहुल गांधी अगर उस छवि को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए होते तो हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते जी। और अगर राहुल गांधी उस छवि को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए होते तो जो ये भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में साथ चल रही है या जगह जगह जुट रही है, कन्याकुमारी से लेकर के और दिल्ली तक, मैं तो लगातार फॉलो कर रहा हूं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो चर्चा बाद में शुरू हुई है, तो वो लोग नहीं आते। तो इसका मतलब है कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से लेने लगे हैं, उनकी यात्रा को गंभीरता से ले रहे हैं और उनके उठाए हुए मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी की सीरियस होने की या नॉन सीरियस होने की बात है, तो मैं 3-4 चीजें बताऊंगा जिन पर राहुल गांधी सही साबित हुए। चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, चाहे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का मसला हो, चाहे वो कोरोना की चेतावनी का मसला हो, और चाहे वो सीमा पर जो चीन का एग्रेशन है सबसे पहले शुरू से उस पर मसला हो। ये 4-5 मुद्दे ऐसे रहे जिन पर राहुल गांधी लगातार बोलते रहे, लेकिन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन आखिरकार आज हम सबके सामने है, इन चारों मुद्दों पर कहीं न कहीं उनकी बात सही साबित हुई। भले ठीक है, उनका तरीका शायद कुछ कई बार हो सकता है कि वैसा न रहा हो जैसा होना चाहिए, ये सब चीजें हैं, लेकिन तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नॉन सीरियस है, सीरियस तो है। 2004, 2009, 2014 और 2019 4 बार के सांसद हैं। अब जहां तक बात यह है कि छवि की बात है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर जिस तरह की परिपक्वता आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने में, 8 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एड्रेस कर चुके हैं। आप देखिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आप उन्होंने सवालों के जवाब दिए, सवालों को डक किया, जैसे एक राजनेता करता है, जो सवाल जिसका जवाब न देना उसके तरीके से उसको दाएं बाएं कर दीजिए, वो उन्होंने बहुत तरीके से किया। कोई कहीं प्रॉक्सी उनको जयराम रमेश या कोई अगल बगल में बैठ के कान में नहीं बता रहा था ये बोलिए वो बोलिए, और सवाल भी कोई ऐसे नहीं थे कि पहले से तैयार किए गए हों। लोगों ने एक्सटेम्पोर पूछे और उन्होंने जवाब दिए, और जो जवाब देने थे वहां उन्होंने उस तरीके से दिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का झगड़ा हो, सब उन्होंने। तो उससे आप देखिए, भाषण भी अब वो पढ़ के नहीं देते, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ठीक है, उनकी शैली पर कई बार आपत्ति हो सकती है, एतराज हो सकता है, कभी कभी वो रौ में बह जाते हैं, तो हो सकता है हमको लगता है कि शायद वो, क्योंकि उनकी तुलना सीधे हम लोग मोदी जी से करने लगते हैं। भाई जाहिर है कि हर आदमी के अंदर एक विशेषता होती है, उसकी राजनीतिक शैली होती है। मोदी जी की अपनी राजनीतिक शैली है, अरविंद केजरीवाल की अपनी राजनीतिक शैली है, राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक शैली है, लेकिन हम सबकी आदत यह है कि हम जो हर नेता को एक ही तरह से देखना चाहते हैं। तो राहुल गांधी उस चीज को लेकर के हमेशा कहते रहे कि मैं मोदी जी का डुप्लीकेट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं हूँ और मोदी जी। हाँ, राहुल तो उनसे बिल्कुल उलट एक तरीके से, अगर आप मोदी जी को किसी चीज का, जिस चीज का भी प्रोटैगनिस्ट मानते हैं,
तो राहुल कहीं ना कहीं से उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। हर्षवर्धन जी, जो बात आशुतोष जी ने कही, आशुतोष जी ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं भाई, वो गंभीर छवि उनकी अब बन चुकी है, और विनोद जी ने कहा कि हम तभी चर्चा कर रहे हैं जबकि भाई आप उनको गंभीरता से ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से भीड़ आ रही है उनके पास और सवालों को जैसे वो टैकल कर रहे हैं, कुछ जो चीज़ें, कुछ जो मुद्दे जो उन्होंने हाईलाइट किए थे, समय के साथ ऐसा साबित हुआ कि वो गंभीर बातें थी। तो इसलिए अब राहुल गांधी को लोग गंभीरता से लेने लगे हैं। इस पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जोर देकर ये बात कही कि बीजेपी ने उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के तमाम तरीके अपनाए, और मतलब बीजेपी आईटी सेल ने झूठ गढ़े। इस यात्रा के दौरान भी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि ये तमाम जो है झूठ बीजेपी ने गढ़े, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी के कैंपेन में सिर्फ बीजेपी विरोध एक मुद्दा है, या फिर कि जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि बीजेपी एक नेगेटिव आइडिया के साथ भारत को जोड़ रही है और मतलब भारत की अनेकता जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, और राहुल गांधी उसी को जोड़ने निकले हैं। तो राहुल गांधी की छवि में कितना सुधार हुआ, और राहुल गांधी की जो रणनीति जो ऊपरी तौर पर जो दिखाई देती है या जो कहते हैं अपने मुंह से, वो आपको क्या समझ में आती है? हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी से आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत है कनेक्टिविटी की। तो ऐसा करते हैं कि संजय जी जुड़ गए हमारे साथ, CSDS के प्रोफेसर। संजय जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं और जो बातें वो कह रहे हैं यात्रा के दौरान, साफ तौर पर बीजेपी को नफरत की राजनीति से जोड़कर जो वो साबित करना चाहते हैं भारत में, और उसके बरक्स वो कहते हैं कि मैं प्यार की राजनीति करता हूं, जोड़ने की राजनीति करता हूं, और इसलिए भारत यात्रा पर निकला हूं। तो मेरा सवाल ये है कि उनकी रणनीति क्या, सोच क्या नजर आती है इस पूरे कैंपेन की? क्या यही है जो वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, और अगर यही है तो वो किस तरीके से इफेक्टिव होगी? पूरी तौर सतही तौर पर देखें तो लगता तो यही है कि रणनीति यही है। उन्हें बीजेपी जो अभी एक इतनी डोमिनेंट पार्टी है उसको काउंटर करना है। तो किस चीज को लेके आप काउंटर करेंगे? आपको एक काउंटर नैरेटिव बनाना है। तो एक डोमिनेंट नैरेटिव, मैं डोमिनेंट नहीं कहूंगा, कुछ लोगों के बीच में एक स्ट्रांग नैरेटिव है कि बीजेपी एक तरह से मतलब विभाजन की राजनीति करती है, और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि हिंदू मुसलमान किया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो राहुल गांधी ये बात दर्शकों को, वोटरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की ये राजनीति है। बीजेपी अपने फायदे के लिए एक दूसरे के, एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के विपरीत खड़े करते हैं। तो देश में एक तरह से इस तरह की भावना पैदा हो गई है, जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल लोगों के बीच में मनमुटाव और इस तरह की चीजें हो गई हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रेम की राजनीति कर रहा हूं, और इस तरह से मैं अलग अलग राज्यों में जा रहा हूं, अलग अलग जगहों पर जाकर ये लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं, जो मेरी राजनीति जो है वो बीजेपी से अलग होगी। तो ऊपरी तौर पे तो यही दिखाई पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है एक बात जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, या कांग्रेस पार्टी जिस बात का जिक्र बार बार करती है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि जनता भी ये समझती है कि अगर एक राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी यात्रा कर रही है तो राजनीतिक पार्टी, ठीक है कहने को आप कह सकते हैं समाज सेवा कर रही है, वो देश की सेवा के लिए है, लेकिन फाइनली तो वो चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव सिर्फ संदेश पहुंचाने के लिए नहीं लड़ा जाता कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। चुनाव पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, सरकार बनाने के लिए लड़ती है। तो अंदर
ये बात जिसका खंडन बार बार कांग्रेस करती है या राहुल गांधी स्वयं करते हैं, वह इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है इसमें कोई खास दम नहीं दिखता। लेकिन हाँ, जो जिस बात का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं वो तो ऊपरी तौर पे वही दिखाई पड़ता है। ये जो यात्रा है संजय जी, ये शुरू हुई साउथ से। शुरुआत में लोगों ने कहा कि भाई ये साउथ पे ही फोकस्ड और कंसंट्रेटेड है ज़्यादा। हालांकि बाद में राजस्थान में भी उन्होंने काफ़ी समय दिया, मध्य प्रदेश में भी दिया और दूसरे राज्यों में भी, हरियाणा में भी 11 दिन का समय दिया। तो बैलेंस एक रखा गया। लेकिन जैसे कर्नाटक पे सबसे ज़्यादा फोकस है, अगले साल वहाँ चुनाव है, और जो राहुल गांधी जो एक लोगों के सामने नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव जो भी आप कहें रखना चाहते हैं कि नफरत की राजनीति के खिलाफ प्यार की राजनीति, तो एक अच्छा टेस्ट केस होगा कर्नाटक। हिजाब बैन या इस तरह के तमाम इश्यूज हम देख रहे हैं कि वो ज़मीन जो है एक तरीके से फर्टाइल है, वहाँ दोनों के लिए बराबर के मौके हैं। तो क्या कर्नाटक में इसका टेस्ट केस हो जाएगा और क्या ये रणनीति बैकफायर भी कर सकती है? क्योंकि मोदी जी या बीजेपी सारा इल्ज़ाम जो है अब तक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और हिंदुओं की उपेक्षा वगैरह का जो है वो सब कांग्रेस पे ही डालते हैं। तो कांग्रेस का नेता अगर कहता है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है और हम प्रेम की राजनीति करने निकले हैं, तो ये एक तरीके से उसको स्वीकार करने के जैसा है कि जो आरोप आप पर लग रहे थे आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो कर्नाटक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जरा इस सवाल का जवाब आप दीजिए संजय जी। कई सवाल हैं आपके सवाल में, लेकिन पहला सवाल आपने कहा कि क्या उनकी रणनीति बैकफायर कर सकती है। देखिए, रणनीति बनाना तो सबका अधिकार है, पार्टियां हैं, उनके नेता रणनीति बनाएंगे। चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए अपीयर होता है, सब रणनीति बनाते हैं। अगर जल्दी से रन बनाने हैं तो ऐसे बैट्समैन को भेजा जाता है जो कि तेजी से रन बना सके। लेकिन अगर 5 डे टेस्ट मैच है और आपको समय निकालना है कि भाई हम हार भी सकते हैं, कुछ समय निकालना है, तो ऐसे बैट्समैन को भेजा जाता है जो रन ना बनाए लेकिन जमीन पर टिका रहे। इसी तरह से मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं स्टूडेंट का, भाई आपके 5 प्रश्न होते हैं, स्टूडेंट उस प्रश्न को पहले अटेम्प्ट करता है जो सबसे अच्छा जिसको सबसे अच्छे से हल कर सकता है। ऐसी रणनीति सभी बनाते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी रणनीति बना रहे हैं। तो ये जो सारा यात्रा पहले दक्षिण से शुरू हुआ और कहाँ पे कितना समय लगाना है, ये सब एक रणनीति के तहत है। इसे स्वीकार करने में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, वो ये कहते हैं कि कोई रणनीति नहीं, आप जिसको दक्षिण समझते हैं, मतलब यात्रा कहीं से भी शुरू की जा सकती थी। अब सवाल है कांग्रेस का और कर्नाटक का। यस, कर्नाटक एक टेस्ट केस होने वाला है कई कारणों से। कर्नाटक में कम से कम अभी तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव एक तरफा है, वहां चुनाव होगा, वहां कंटेस्ट है। और दूसरी बात यह है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कांग्रेस के अभी नए नए अध्यक्ष चुने गए हैं खड़गे जी, और खड़गे जी कर्नाटक से स्वयं आते हैं। स्टेक्स हाई होंगे कर्नाटक में उनके लिए भी। उनके लिए ज़रूरी होगा कि पार्टी को जीत दिलाएं कर्नाटक में, जिससे पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, उनकी अपनी लेजिटिमेसी बढ़ेगी पार्टी में, उनके नेतृत्व में लोगों को आस्था होगी, कांग्रेस वर्कर उनकी ओर देखने लगेंगे। एक नया उत्साह और उमंग कम से कम पार्टी वर्करों में दिखाई पड़ेगा और जनता का भी एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव रुख होगा कांग्रेस की तरफ। तो कर्नाटक उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम प्रेम की राजनीति करेंगे और हम जोड़ने की राजनीति करेंगे और वो तोड़ने की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं सच बात तो यह है कि शायद किसी तरह से ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है कि भाई हम सारे समुदाय को एक साथ लेके चलते हैं, जिसको बीजेपी कहती रही है कि वो सारे समुदाय को लेके चलने की कांग्रेस की कभी राजनीति नहीं रही। कांग्रेस की राजनीति रही कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को दरकिनार करो और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा, उनके हितों की ज़्यादा ध्यान रखी जाए, जिसको कांग्रेस कहती है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन बीजेपी का बार बार आरोप ये रहा है, और जिसका फायदा मिला है बीजेपी को, अगर आप उनके 10 साल की राजनीति को देखें, कि उन्होंने, कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पे तुष्टीकरण किया है। और जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, और कई राज्यों में जिस तरह से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और कई रिकॉर्ड बनाए हैं, ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि जनता कम से कम आज बीजेपी का जो कथन है, बीजेपी की जो राजनीति है, उस पर ज्यादा भरोसा कर रही है, न कि कांग्रेस की राजनीति पर। जी, और इसी को काटने निकले हैं राहुल गांधी कि जो लोग
बीजेपी के साथ नहीं है, कम से कम वो लोग कांग्रेस के पीछे आए, क्योंकि अगर कांग्रेस को आप देखें 20% के लगभग वोट अभी भी कांग्रेस होल्ड करती है जनरल इलेक्शंस में, और बाकी स्टेट वाइज कहीं कहीं बहुत मजबूत स्थिति में है, तो वो कैसे साथ में आए। लेकिन एक बात जो आपने ध्यान दिलाया जिस पर संजय जी की, वो कहते हैं कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है और कर्नाटक टेस्ट केस होगा, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, 50-50 का मामला आप कह सकते हैं इस वक्त, जैसा देखने से लगता है। तमाम वो मुद्दे हैं जिसके खिलाफ राहुल गांधी जा रहे हैं और जिसको लेकर बीजेपी चलती है। तो हर्षवर्धन जी को यहाँ पर लाते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या जो राहुल गांधी की ये बात है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि गुजरात में उनको अपना पॉलिटिकल टेस्ट नहीं करना था, वहाँ बीजेपी की ज़मीन ज़्यादा मजबूत है, और कर्नाटक में उनका स्वाभाविक रूप से टेस्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। और दूसरी बात, क्या बीजेपी जनता की नज़र में राहुल गांधी की छवि इस यात्रा से बदल रही है, बदली है, और लोग उनको ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं? हर्षवर्धन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि राजनीति की यात्राएं होती रहनी चाहिए, और जिस पार्टी के नेता और जो पार्टी यात्रा में रहती है वो कहीं न कहीं पहुंचती रहती है। तो अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी को ये अनुभव में आ गया, एहसास आ गया कि वो कोई यात्रा कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए शायद पीछे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अच्छा है कि उनको ये एहसास हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा को 2-3 तरह से देखना चाहिए, और क्योंकि अटल जी की समाधि पर वो श्रद्धांजलि देकर आए हैं, तो राहुल गांधी जी जब वैसे बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ये खोलने निकला हूं। और बार बार वो कहते हैं कि देश बट गया है, देश टूट गया है, इसीलिए यात्रा का नाम ही रखा भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन सोचिए कि कितनी नासमझी से ये नाम रखा गया था, और कितना खुद को एक तरह से कहें कि एक्सपोज कर दिया है, खुद को ही सबके सामने जाहिर कर दिया। लाल किले का भाषण अगर आप लोगों ने सुना नहीं है तो ध्यान से सुनिए उसको। वो कहते हैं कि मैं 2800 किलोमीटर की यात्रा करके आ गया, पूरे देश में कहीं कोई नफरत नहीं है। और आगे वो जिस तरह से बताते हो थोड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि गाय, भैंस, कुत्ता, सुअर, पता नहीं कौन कौन मिला, लेकिन किसी को किसी ने मारा नहीं, भगाया नहीं। तो उनका अंदाज है, फिर कहते हैं कि उनकी छवि पर असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर यात्रा कर रहे हैं, चेहरे पर थोड़ा सा उस यात्रा का प्रभाव है, दाढ़ी बढ़ गई है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखने लगी है। तो इस सब लिहाज से कहें तो एक अच्छा है, राहुल गांधी कम से कम इतने समय तक नियमित यात्रा में है, और इतनी लंबी राजनीतिक पारी में पहली बार ऐसा वो कर पा रहे हैं। तो अच्छा है, लंबा धक्का खाया है कांग्रेस ने, लगातार पिट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इतना गिरने के बाद थोड़ा तो बनता है। लेकिन पहला तो ये कि अब अगर राहुल गांधी जी ने 2800 किलोमीटर की यात्रा के बाद लाल किले से कह दिया कि नफरत नहीं है देश में, तो फिर क्या आगे से वो ये झूठ बोलना बंद कर देंगे? अब ये झूठ वो नहीं बोलेंगे कि नफरत फैलाई जा रही है, नफरत है, लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं कोई नफरत नहीं दिखी। तो वो राहुल गांधी जो यात्रा शुरू करते कहते हैं कि नफरत हटाने निकले थे, नंबर 1। नंबर 2, ये असली समस्या समझिए गांधी परिवार की। राहुल जी कुछ मामलों में निश्चित तौर पर अड़ियल रवैया अपनाते हैं, और उस अड़ियल रवैये को हम ठीक भी मान सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उनका फैसला ठीक होता है, लेकिन चूंकि न तो उनकी अपनी बहुत निरंतरता में कोई समझ योजना बन पाती है, न उनके सलाहकारों की बन पाती है। अब ये तय करना कि हम अध्यक्ष पद पर नहीं जाएंगे, परिवार का कोई नहीं होगा। प्रियंका गांधी और उनकी टीम बेहद नाराज है राहुल गांधी और उनकी टीम से, क्योंकि उनको लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो वहां बैठ सकती थी। उनके लोग इस बात को बार बार प्रचारित करते हैं, और खासकर के उनके जो तथाकथित सलाहकार हैं प्रियंका गांधी के, वो बाकायदा कहते हैं कि बताइए राहुल जी नहीं बन रहे हैं, और प्रियंका जी के भी रास्ता रोक दिया। तो ये एक कोशिश है कि राहुल गांधी को पार्टी से ऊपर एक नेता स्थापित करने। तो वो ये यात्रा नहीं भी करते तो भी स्थापित करते, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा और स्थापित हो गए। एक छवि और बनानी थी कि भाई कुछ चीजों में ये एकदम अलग है। नरेंद्र मोदी तो जैसे हम, आप देखिए, कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं। आशुतोष जी भी बढ़िया जैकेट पहने, विनोद जी भी सूट पहने, संजय जी भी पहने, मैंने भी बढ़िया पहना कपड़ा, अंदर थर्मल और पहन के बैठे हैं। राहुल जी थोड़ा सा एकदम
टी शर्ट में निकलते हैं, एकदम जिसको कहते हैं ना कि हेप टाइप के, कूल मैन टाइप के। तो एक छवि ये नरेंद्र मोदी से यहां सफलता मिली। राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन है वो हम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। तो क्या सामाजिक परिवर्तन करते हुए आपको ये ध्यान में है कि जिन अटल जी की समाधि पर आप गए, सभी की समाधि पर गए, बड़ा अच्छा काम किया है। अटल जी होते तो राहुल जी कहते हैं राहुल जी अच्छी बात नहीं कि कथनी कुछ और करनी कुछ और। वो कह रहे हैं कि सब जगह संघी भरे हुए हैं। सुनिए जरा राहुल जी की पूरी यात्रा के भाषण सुनिए। हमको तो लगता है कि जो गांधी जी को सलाह दी गई थी कि यात्रा में बोलिए मत, सिर्फ यात्रा कीजिए, साबरमती आश्रम में लिखा हुआ है, प्लेट में लिखा हुआ है, जाके पढ़ना चाहिए सबको। तो राहुल जी को भी देना चाहिए था। वो अगर बोलते नहीं तो आज शायद बहुत बड़े नेता होते, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि सब जगह संघ के, भाजपा के लोग बैठ गए हैं, हर संस्थान। तो कांग्रेस की सरकार में क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को सरकार में बिठा देती थी क्या? फिर एक और गलत काम वो करते हैं जब वो कहते हैं कि पूरा देश बिक गया है। कहां बिक गया है? अडानी और अंबानी के यहां बिक गया है। कम से कम आप इस देश के उद्योगपतियों, उद्यमियों का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत कीजिए, क्योंकि अडानी अंबानी एक है। क्या टाटा बिरला नहीं है इस देश में? उनकी कंपनियां बंद हो गई। एयर इंडिया टाटा चला रही है। अभी टाटा ने अधिग्रहण किया, विस्ट्रॉन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले रही है। क्या इस देश में वेदांता इतना बड़ा काम कर रही है? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कोई अडानी अंबानी उनके नाम के आगे नहीं लगाए। मुझे लगता है कि ये जो कुछ पॉइंट हैं, इस पर कोई छवि राहुल गांधी बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं। हाँ, अपनी पार्टी में वो एक नेता बड़े बने रहे। प्रियंका गांधी को नहीं दी कुर्सी, उसको जस्टिफाई करते रहे। खड़गे जी अध्यक्ष रहे, लेकिन फिर भी वो ऊपर रहे। और इस सब के बाद शायद कांग्रेस पार्टी को पता है कि अभी वो बहुत गहरे दलदल में है, अभी उससे निकलने के लिए समय लगेगा। जहां तक टीवी की डिबेट पे हमारी आपकी आपसी चर्चा की बात है, तो हम लोग ये कब से कर रहे हैं? शायद 7वीं 8वीं बार है ये, जैसे लॉन्च होता है ना रॉकेट का, तो वैसे ही राहुल जी का भी 7वां 8वां लॉन्च है। ये थोड़ा अच्छा लॉन्च है जी। पहले हमको याद है युवक कांग्रेस में डायरेक्ट उन्होंने इलेक्शन करा दिए। किस लिहाज से लग रहा है आपको? अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आप एक राजनेता, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का, जो कभी नियमित राजनीति करता ही नहीं रहा, पहली बार निरंतर राजनीति में, तो मैं इसको अच्छा मानता हूं। और अगर वो बोलते नहीं है, अगर वो सचमुच नफरत वाली बात नहीं करने निकले हैं, भाषा के नाम पर वो लड़ाते हैं, उत्तर दक्षिण के नाम पर भेद वो करते हैं, ये सब उनके बयान भाषणों में आते हैं। हर जगह जहां भी जाते हैं, महाराष्ट्र में जाके सावरकर पर टिप्पणी वो करते हैं। अब इंदिरा जी की टिप्पणी उनको याद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब ये वो कह रहे थे तब भी शायद उनके लोग उनको नीचे खींच रहे थे। गौरव पांधी का ट्वीट छोड़ दीजिए, पिछले 4 दिनों में कम से कम ऐसी 3 या 4 डिबेट रही होंगी जिसमें बाकायदा कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस समर्थित नेता या सलाहकार की भूमिका वाले ने कहा कि अटल जी ने 42 में अंग्रेजों का साथ दिया था, मुखबिरी कर दी थी। जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है, फैक्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो सब चीजें सामने आ गई कि 16 वर्ष के अटल जी ने कुछ भी नहीं किया था उस। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी बहुत गहरे जाने की जरूरत है। शुरुआत के तौर पर बहुत अच्छा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिहाज से बहुत अच्छा है, जनता के लिहाज से आप कहेंगे कि बहुत छवि बदल गई है, तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है और हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। जी, तो हर्षवर्धन जी की बातों से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने पक्ष में गैल्वनाइजेशन करने में कितने सक्सेसफुल हुए, इस पर अलग से विचार करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसके खिलाफ राहुल गांधी निकले हैं, उसके भीतर या वहाँ वो शायद और कंसोलिडेशन कर रहे हैं उनके पक्ष में। जैसे वो हिमाचल में नहीं गए तो मजाक ये उड़ाया जा रहा है कि इसलिए वहाँ पर कांग्रेस जीत गई। तो जो जिस चीज की शुरुआत हमने मनोज जी एक लाइन बस जोड़ दूं। देखिए, हिमाचल की जीत भले बहुत छोटे अंतर से हुई हो, लेकिन ये बड़ी जीत थी, पार्टी को ऊर्जा देने वाली थी। मेरा तो ये मानना है कि प्रियंका गांधी को पूरा श्रेय देकर बहुत बड़ा जश्न, उत्सव मनाना चाहिए था पार्टी। जी, चलिए आपकी बात सुन रहे होंगे कांग्रेस के लोग। बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं, आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, तो ये भी गड़बड़ है जी। आशुतोष जी, ऐसा लगता है कि हमने बातचीत शुरू की थी कि भाई उनकी छवि बदली कि नहीं बदली। हर्षवर्धन जी की बात सुन के ऐसा लगता है कि इसमें नया क्या है, सिवाय इसके कि पिछले 110 दिन से कंसिस्टेंटली राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और पब्लिक की नज़र में है।
क्या यही है इस यात्रा की उपलब्धि कि 110 दिन से राहुल गांधी हम सबके सामने हैं और लगातार राजनीति कर रहे हैं दूसरे नेताओं की तरह? देखिए मनोज जी, मैं तो बहुत शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार एक खास तरीके का नैरेटिव इस देश में बनाने की कोशिश करती है और हमारे बीच के बहुत सारे लोग उस नैरेटिव की जाल में फंस के उसी तरीके से सोचने और बोलने भी लगते हैं। ठीक है। तो इसलिए मुझे, और ये प्रोपेगेंडा की ताकत है और इस प्रोपेगेंडा की ताकत को जो है उनकी रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको मानना भी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं कर पाती है, कांग्रेस पार्टी उस तरीके से रणनीति नहीं बना पाती है, तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। लेकिन फिर ऐसी कांग्रेस पार्टी पर जनता विश्वास कैसे करेगी जो आप बता रहे हैं ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा को जो काट भी नहीं पाए? ये उनकी कमजोरी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 करोड़ वोट मिले थे। आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट है। तो हर राजनीति के, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी को कितनी बार लॉन्च किया गया? 1952 से वो चुनाव लड़ रहे थे और 1984 में 7.46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और 1967 अगर आप बलराज मधोक की किताब पढ़ लें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट लगेगा कि बलराज मधोक जो जनसंघ के बड़े नेता थे, आरएसएस से निकले हुए थे, सिद्धांतकार माने जाते थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जब अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तब तब भारतीय जनता पार्टी का न केवल वोट शेयर गिरा बल्कि उनकी सीटें भी गिरी और पार्टी कमजोर हुई। अब इसके आधार पर क्या आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को बार बार लॉन्च किया गया? तो ये एक अलग तरीके की बहस है, हम उस बहस में नहीं जाते। मैंने जो बात शुरुआत में कही थी, मैं उस बात पर अभी भी अडिग हूं। और वो कांग्रेस पार्टी अगर आज विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी अगर 50 के आसपास सीटें पा रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी में कुछ मौलिक बुनियादी स्तर पर कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से जनता का विश्वास वो हासिल नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट लेकर आती है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि तो कांग्रेस में, आशुतोष जी, कांग्रेस में जो गड़बड़ी है वो क्या इलेक्टरल पॉलिटिक्स के हिसाब से गड़बड़ी है या फिर कि जो लंबे समय में मुद्दों की राजनीति होती है, कोई दो फिलॉसफी होती है जो आपस में टकराती है और उससे ही देश आगे बढ़ता है? आप वामपंथ, दक्षिण पंथ और तमाम उसको नाम दे सकते हैं। तो कांग्रेस की कमजोरी कहाँ है? फिलॉसफिकल लेवल पे है जिसको राहुल गांधी सुधार रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में, या इलेक्टरल लेवल पे है तो फिर वो भारत जोड़ो यात्रा और इस तरीके की बातों से कैसे सुधरेगी? आशुतोष जी, देखो, मैंने तो शुरू में कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो स्पिरिचुअल कोर है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को स्पिरिचुअली अपने आप को रीजनरेट करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोच ले कि चुनाव जीतने मात्र से कांग्रेस पार्टी जनता के दिल में बैठ गई है, तो फिर हिमाचल प्रदेश का चुनाव की जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन गुजरात में हार गए, कल अगर वो कर्नाटक में जीत जाएंगे तो क्या यह मान लेंगे कि कांग्रेस पार्टी फिर जनता के बीच में आ गई है? तो ये बहुत ही सतही स्तर पर बहुत ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने की कोशिश। बेसिक सवाल क्या है? भारतीय जनता, और मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी 1952 के बाद से क्यों करीब 40 साल तक वो लोगों का दिल क्यों नहीं जीत पाई? तो इसका मतलब यह था कि लोगों से जीतने के लिए जो इमोशनल कनेक्ट चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और ये एक प्रोसेस होती, एक प्रक्रिया होती, उस प्रक्रिया से हर राजनीतिक दल को गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी लोगों के दिल से उतरी और उसका इमोशनल कनेक्ट खत्म हुआ। उसके बहुत बुनियादी कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह कि कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा पे काम करना बंद कर दिया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने संगठन पे काम करना बंद किया। तीसरा, कांग्रेस पार्टी ने हर राज्य के अंदर जो मजबूत नेता थे उनको कमजोर करना शुरू किया। चौथा, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे दरबारियों को आगे बढ़ाया जो दिल्ली में सर्वाइवल की पॉलिटिक्स करते थे और अपने राज्य में वो किसी तरीके पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते थे। पांचवी बात, जब आप राजनीति कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअसली आपको अपने आप को इवॉल्व करना होता है, कंटिन्यूअसली आपको अपने आप को बदलते रहना पड़ता है। आशुतोष जी, क्या हम इसको इस तरीके से सीधे तौर पर रख सकते हैं कि कांग्रेस की जो नीतियां रही उसकी वजह से एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुओं का जो बीजेपी का नैरेटिव है उसकी उपेक्षा हुई और जिसका नतीजा है कि आज वो ताकत आपके सामने है जो उसका सपोर्ट होल्ड करती है? सीधे तौर पर बात इस तरीके से कही जा सकती है जो कि बीजेपी कहती है। मैं इस थियरी को बिल्कुल नहीं मानता हूं।
और क्योंकि जो लोग इस थियोरी को प्रोपोगेट करते हैं उनका अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से लंबे समय तक 40% से ज्यादा वोट पाती रही है। राज्यों के अंदर भी वो 40% से ज्यादा वोट पाती रही है। जिस देश के अंदर 80% हिंदू है, क्या कोई पार्टी बिना हिंदुओं के वोट पाए वो सत्ता में रह सकती थी? तो जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतती थी, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनका अपने आकलन का तरीका हो सकता है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि इस देश के अंदर कोई भी पार्टी बिना हिंदुओं का वोट लिए सरकार में आ ही नहीं सकती है। आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कांग्रेस की दिक्कत राज्यों में नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत है केंद्र में। अगर आप गुजरात से लेके अगर आप असम तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 50 से 55% वोट लोकसभा के चुनाव में मिलता है। जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और जहां जीतती है, बीजेपी को सामने से हराती हुई जीतती है, उसके 6 महीने के बाद उन्हीं राज्यों में कांग्रेस पार्टी 50% से बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लेकर आती। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख में एक वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं माना जा रहा। तो कांग्रेस को अगर कोशिश करनी है लॉन्ग टर्म में, तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के सामने जो नेतृत्व है उसके समक्ष अपने आप को मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को इन्वेंट करना पड़ेगा, संगठन को करना पड़ेगा और राहुल गांधी को खुद स्पष्ट करना पड़ेगा। एक बात मैं औरत पे कह देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस आदमी है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को कभी भी नॉन सीरियस नहीं मानते हैं। उनका पूरा का पूरा जो पूरी कोशिश है पहले दिन से लेकर राहुल गांधी को डिस्टेबलाइज करो, राजू को डिस्क्रेडिट करो। इसका मतलब यह है कि उनके प्रवक्ता कुछ भी बोलते रहे, उनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बेहद गंभीरता के साथ लेते हैं, इसलिए ऐसा कोई मौका नहीं गंवाते जब वो उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास नहीं करते। जी जी विनोद जी, जो समर्थक हैं चाहे बीजेपी के हों कांग्रेस के हों, उनके सामने जो बात कही जाती है या जो विश्वास उनको, जो वोटर है उनको विश्वास दिलाने की जो कोशिश की जाती है, अब जैसे बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो जिसको हम विचारधारा कहते हैं, तो विचारधारा के लेवल पे पूरी तरीके से देश के लिए कांग्रेस को खारिज करती है। कई बार वो लोग विदेशियों से और जो जैसे चीन से आपने हाथ मिला लिया, इस तरीके की बातें करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि भाई ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए हम, तो ये हमें लगता है कि एक जो है फिलोसफिकल लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है अपने कोर की, जिसको स्पिरिचुअल लड़ाई बता रहे हैं आशुतोष जी। दूसरी तरफ जब हम बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सभी चीज़ों को गाइड करता है, और अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, आज बीजेपी के पास 350 सीटें हैं, तो बीजेपी जो भी बात कह रही है वो सब बात सही है, सच है, लोग भी ऐसा मानते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि भारत की राजनीति इससे आगे कैसे बढ़ती हुई दिखेगी? आम आदमी, किसी से भी पूछिए, भाई मोदी जी बड़े मजबूत है, 2024 में फिर से आ जाएंगे, लंबे समय तक हो क्या रहा है आगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे की राजनीति को हम समझना चाह रहे हैं देश के नजरिए से, ना सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो विचारधारा की पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से देश इस वक्त कहां खड़ा है, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही या आशुतोष जी ने कही, मैं उसी से अपनी बात शुरू करता हूँ। हर्षवर्धन जी ने एक बात कही थी कि जो कोई भी जो यात्रा करता है वो कहीं ना कहीं पहुंचता है, और मैं भी मानता हूं कि जो नित्यप्रति मग चलिए नर एक दिवस तो पहुंच जाए घर, ये योग वशिष्ठ में कहा गया है, उसका हिंदी तर्जुमा है कि जो रोज चलेगा तो कभी न कभी मंजिल पहुंच जाएगा, और जो न चली तो पहुंचे कैसे, सुनो विदे भक्ति है तैसे। तो ये भक्ति के संदर्भ में कहा गया है। तो जो चलेगा ही नहीं वो तो कहां पहुंचेगा? तो यात्रा जो है वो चलने की दिशा में एक कदम है, नंबर एक। दूसरी बात है कि विचारधारा और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दोनों लोकतंत्र के एक अभिन्न हिस्सा है। आपकी विचारधारा कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सकारात्मक हो, कितनी भी जनोपयोगी हो, जनता की विचारधारा हो, लेकिन अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपकी फेल हो गई तो उस विचारधारा को कोई नहीं पूछता। उदाहरण के लिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा बड़ी जनोन्मुखी है, मजदूरों की बात, किसानों की बात, गरीबों की बात शुरू से जो है होती रही, लेकिन विचारधारा तो बहुत जनोन्मुखी रही, लेकिन इलेक्टोरल गेन के मामले में वो बंगाल और त्रिपुरा और केरल के आगे नहीं निकल सके, और आज तो खाली केरल में है, तो वो विचारधारा जो है पीछे छूटती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी
क्योंकि आज इलेक्टोरल गेम में सबसे आगे है, इसलिए उसकी विचारधारा भी आगे है, उसकी विचारधारा भी प्रभावशाली है। आज बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कभी बीजेपी के खिलाफ बात किया करते थे, जनसंघ के खिलाफ बात किया करते थे, आज वो बीजेपी की तारीफ करते हैं, क्योंकि विचारधारा का प्रभाव है। सोवियत संघ के टूटने के बाद पूरी वामपंथी विचारधारा जिस तरह पूरी दुनिया से ढही, उसका वो सामने है। तो इलेक्टोरल गेम और विचारधारा दोनों एक सिक्के के, लोकतंत्र नामक सिक्का के दो पहलू हैं और दोनों जरूरी हैं। और राहुल गांधी की जो यात्रा है ये सिर्फ विचारधारा की यात्रा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बरक्स एक समानांतर विचारधारा जो कांग्रेस की कोर विचारधारा है उसको स्थापित करने की और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कवायद है, राजनीतिक कवायद है। भले वो कहें कि राजनीतिक नहीं है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से राजनीतिक कवायद ही मानता हूं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। इसीलिए बार बार जब मैं कहता हूं, जो अभी कहा आशुतोष ने जनता के कनेक्ट की बात, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जनता से जो कनेक्ट यूपीए सरकार के दौरान टूटा, उसने बहुत सारी गलतियां कांग्रेस पार्टी ने की और जिसका नतीजा 2014 में 44 सीटों के रूप में सामने आया। राहुल गांधी ने इसको तब नहीं समझा था, शायद 2019 की हार के बाद उनको समझ में आ गया कि जनता का कनेक्ट जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिन अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र भी कर रहे थे आशुतोष जी की, कितनी बार लॉन्च हुए, कितनी बार नेतृत्व में भाजपा हारी, आडवाणी जी ने वो जनता का कनेक्ट बनाया। जब वो सोमनाथ यात्रा उन्होंने शुरू की, वहां से भाजपा का जनता का कनेक्ट बनना शुरू हुआ। उस मुद्दे से सहमति हो सकती थी, लेकिन उस यात्रा के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी देश के गांव-गांव और नगर-नगर और डगर-डगर पहुंची। वही कनेक्ट बनाने की कोशिश राहुल गांधी अब अपनी इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये एक पहला कदम है, ये अंतिम कदम नहीं है। इस यात्रा से कोई एकदम से वोटों की फसल नहीं टूट पड़ेगी। आडवाणी जी ने जो यात्रा की थी और उसके बाद कई यात्राएं की, उसके नतीजे के रूप में 116 सीटें 1991 में आई, फिर 1996 में 164 सीटें आई बीजेपी की, उसके बाद 188 आई और उसके बाद 2014 में 283 और 303 आई, इसमें मोदी जी का भी योगदान रहा। लेकिन बुनियाद वो यात्राएं ही हैं जो आडवाणी जी ने की जी। और खासकर पहली यात्रा। तो राहुल गांधी की यह यात्रा जो है ये कांग्रेस के लिए बुनियाद बन सकती है, बशर्ते इस पर इसका जो फॉलो अप है, जो संगठन के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर कई तरीके की कवायद से होना चाहिए। और जिसकी तैयारी भी शायद कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो कह रहे हैं अभी 3 महीने हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चलाएंगे, उसके बाद शायद वेस्ट टू ईस्ट को यात्रा शुरू होगी। मतलब वो इस तरह की राजनीतिक कवायदें कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि जनता से कनेक्ट बनाने के लिए खाली ट्विटर से, फेसबुक से और बयानों से काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये एक पहला कदम है विचारधारा को और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जनता के बीच ले जाने का। और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने को फ्री किया है, इसके लिए संगठन की कमान उन्होंने दी है। अभी एक बात हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने कही कि हिमाचल का श्रेय प्रियंका जी को देना चाहिए था। मुझे लगता है कि हम लोग कई बार ज्यादती कर जाते हैं। अगर वो प्रियंका जी को लेकर जश्न करते तो हम ही लोग कहते हैं कि देखिए परिवार हावी हो गया, अब प्रियंका गांधी को सारी जिम्मेदारी दी जा रही है। आज हम कह रहे हैं जश्न नहीं किया और उन्होंने प्रियंका गांधी को जीवन। देखिए एक तरफ अगर हम परिवार को पीछे कर रहे हैं राजनीति में, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं कर्नाटक में, चुनाव पहला है राज्य में, तो निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो वो देखेंगे। अब जस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, ये एक राजनीतिक तरीके हैं, ये भी करती है, करना चाहिए। लेकिन वो प्रियंका जी को श्रेय क्यों नहीं? ये तो हमेशा लगा रहेगा। जो बात आप कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, भाई न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो लेकिन बात है कि जो विचारधारा के स्तर पर विभाजन की कहानी हम कहते हैं, वहाँ एक जो धारा है बीजेपी, और या आप कह सकते हैं कि एक जो धारा है उसको पूरी तरीके से बीजेपी अपने पक्ष में करके बैठी है। दूसरी जो धारा है वो बटी है, उसको समेटने निकले हैं राहुल गांधी। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक से लौटेंगे तो संजय जी के पास चलेंगे, काफ़ी देर से उनके पास गए नहीं हैं। बने रहिए हमारे साथ, अड्डा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। क्या इससे कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा? और कांग्रेस जब हम कहते हैं तो इसका एक बड़ा मायना होता है भारत के संदर्भ में। बहरहाल ब्रेक से पहले जो हम बातचीत कर रहे थे कि भाई इलेक्टोरल गेन्स आपको चाहिए ही, लेकिन राजनीति असल में भीतर से विचारधारा के सहारे ही चलती है।
और विचारधारा भी देश में करवट लेती रहती है। ये हम देखते हैं, कभी कोई विचारधारा मजबूत होती है, कभी कोई दूसरी मजबूत होती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने, या अगर आप चाहें तो आप संघ से ही बीजेपी की जड़ें देख सकते हैं। तो संघ का जो एक पूरा अपना थॉट प्रोसेस रहा है, या जो स्कूल ऑफ थॉट संघ खड़ा करने की कोशिश करते आया है, अब तो लगभग 100 साल होने को आए, तो एक लंबे सफ़र के बाद उसने जगह वो बनाई, और जगह जब बनाई तो उसका पूरा श्रेय उन्होंने कांग्रेस को दिया, या आप कहें कि पूरा ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ा, और किसी को उसका कोई श्रेय नहीं दिया, जबकि कांग्रेस दूसरे लोगों के सहारे से भी चलती रही है इस देश में। तो अब बीजेपी उस पर तो बैठ गई कब्जा करके। दूसरी जो जमीन है वो एकीकृत है नहीं, बटी हुई है, और जिस विविधता की कांग्रेस बात करती है उसी विविधता के आधार पर बटी हुई है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं, ये रीजनल एस्पिरेशंस का ही इजहार है देश की राजनीति में। सवाल ये है कि राहुल गांधी अगर बीजेपी के अलावा जो जमीन है उसको एकीकृत नहीं कर पाएंगे तो उनकी भारत यात्रा या उनका अभियान आगे कैसे बढ़ेगा, और उसमें वो क्या कामयाब हुए। अभी तक उन्होंने चुपचाप अकेले यात्रा की, गैर राजनीतिक किस्म के लोग या राजनीति में हल्के हाथ से काम करने वाले लोग उनके साथ आए। योगेंद्र यादव आए, रघुराम राजन आए, कुछ फिल्म स्टार्स आए, कमल हासन आए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब सुना उन्होंने चिट्ठी लिखी है विपक्ष के नेताओं को कि भाई आइए, ये केंद्र की सरकार, ये बीजेपी आरएसएस देश को बांट रहे हैं, इनको इनके खिलाफ लोगों को जोड़ना ज़रूरी है। एक आध पार्टियों ने, जैसे आरजेडी ने कहा है कि भाई आएंगे भी, कई पार्टियों ने तो ये भी कहा कि भाई आपको शुरू में याद नहीं आया, अब आप याद कर रहे हैं। तो संजय जी, मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी विरोधी जो भी पक्ष हैं, पार्टियां हैं, विचार हैं, लोग हैं, उनको जोड़े बिना तो काम होगा नहीं। तो उस लिहाज से इस यात्रा को कैसे देखते हैं, क्या असेसमेंट है आपका संजय जी? मुझे नहीं लगता कि पूरे यात्रा के, जिसके अब 110 112 दिन हो गए हैं, कहीं पे भी कोई स्पॉन्टेनियस ऐसा दिखाई पड़ा हो कि विपक्ष के पार्टी के कोई बड़े नेता, छोटे नेता ने यात्रा में शामिल होने का या उसका एंडोर्समेंट किया हो। कहीं कहीं पे जब तमिलनाडु में यात्रा थी तो स्टालिन उनके साथ कुछ समय दिखाई पड़े, तो ये नोशनल कहीं कहीं पे एक दो विपक्ष के नेता दिखाई पड़े। लेकिन जो कहते हैं कि एक स्वाभाविक स्पॉन्टेनिटी जिसको कहते हैं कि स्वतः आप आते हैं एकदम उत्साहित होकर, ऐसा उत्साह तो किसी भी विपक्ष के नेता में मुझे देखने को नहीं मिला। आपने जिस चिट्ठी का जिक्र किया और उस पर अलग अलग रिएक्शन, अगर आरजेडी की बात की तो आरजेडी इनसे लंबे समय से कांग्रेस का एक तरफ से सहयोगी दल रहा है बिहार में, उनके तरफ से अगर ये समर्थन की चिट्ठी या पेशकश आती है तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अभी भी बड़ी दुविधा है कि और विपक्ष की किसी पार्टी के बड़े नेता ने इसका, जैसे कहते हैं, खुलकर समर्थन नहीं किया या राहुल गांधी का और कांग्रेस का साथ नहीं दिया है। तो इस नजरिए से कांग्रेस या राहुल गांधी सफल होते हुए या उनकी यात्रा मुझे सफल होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। अब वो जो न्योता दे रहे हैं तो ये क्या साबित करता है? क्या इससे एक बार फिर से राहुल गांधी का डायलेमा या लॉन्ग टर्म की उनकी प्लानिंग की कमी नजर आती है? क्योंकि आपको अगर बुलाना ही था, अपील करनी ही थी, तो आप शुरुआत में कर सकते थे संजय जी। मुझे लगता है कि शायद ये उम्मीद रही होगी कि जब यात्रा एक सफल यात्रा के रूप में देखा जाएगा और लोगों का उत्साह होगा, भीड़ होगी, हुजूम निकलेगा राहुल गांधी के साथ, तो विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के नेता उसको देखकर स्वतः कांग्रेस के समर्थन में आएंगे और कम से कम यात्रा का समर्थन करेंगे और कुछ पॉजिटिव संकेत देंगे कि 2024 की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जब 100 दिन की यात्रा के बाद भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिले तो मुझे लगता है कि ये आफ्टर थॉट है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, या राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं कि भाई अगर स्पॉन्टेनिटी नहीं है, स्पॉन्टेनियस उत्साह नहीं दिख रहा है, तब हमें अपने तरफ से कोई पहल करनी चाहिए, इसके पहले कि पूरी यात्रा खत्म नहीं हो जाए। ठीक है हर्षवर्धन जी, सबसे अच्छी जो सलाहें हैं वो आलोचकों से आती हैं, ये मानी हुई बात है। तो ये बताइए 2024 असल में तो लड़ाई 2024 की ही है, तो 2024 के नज़रिए से ज़रूरतें क्या है कांग्रेस पार्टी की या राहुल गांधी की, जो इच्छा हो लोग कहें,
तो आपके हिसाब से जरूरतें क्या है? नहीं, बड़ा कठिन सवाल है ये, क्योंकि जरूरत तो वही है कि सत्ता हासिल करें, और सत्ता हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, और जो सच है वो स्वीकार करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात मैं बताऊं, वो कह रहे हैं कि संघ नफरत फैला रहा है। ये प्रोपेगेंडा बाकायदा जो कांग्रेस पोषित बुद्धिजीवी वर्ग रहा उसने आजादी के बाद से चलाया। गांधी के हत्यारे हैं, संघी हैं, अच्छा कितना भी अच्छा कोई है उसको संघी कह दो। तो पहले तो राहुल गांधी को स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब वो कहते हैं कि संघ के लोग आजादी की लड़ाई में नहीं रहे, अब वो ये भूल जाते हैं कि जो संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, वो खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता थे, जंगल सत्याग्रह में वो शामिल हुए थे। तो आपको तब आपके हिसाब से सलाह का ये मतलब सलाह ये है कि राहुल गांधी खुद ही संघी बन जाए? मैं पूरी कर लूं, नहीं तो फिर ये बात कट जाती है। अगर आप सवाल बीच में कर देंगे तो बात कट जाएगी, क्योंकि गंभीर आप सलाह मांग रहे हैं ना, तो सलाह तो सुनना चाहिए। पहले तो राहुल गांधी को भी कि वो सुने तो पूरा सुने, आधी अधूरी सलाह न सुने। बीच में काटेंगे इस तरह से तो नहीं बात होगी। जब आप कहते हैं कि क्या हम जब नफरत कह रहे हैं कि नफरत है देश में खत्म हो गई, तो पहली बात तो मैंने बताया कि उन्होंने खुद स्वीकार किया। अगर ये नफरत को खत्म करने वाली भारत जोड़ो यात्रा थी, कहां से शुरू हुई थी ये? कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र स्मारक थे। किसने उसको बनवाया? बाद में उसमें सब लोग शामिल हुए, कांग्रेस की सरकारों ने भी मदद की, लेकिन किसने बनवाया? ये सबको जो भी आवाज के दर्शक हैं ध्यान से सुने और गूगल सर्च कर लें। ठीक है। श्रीमान एकनाथ रामकृष्ण राणाडे, ये कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। उन्होंने गोलवलकर जी की प्रेरणा से तय किया कि ये बनना चाहिए, और बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनका लिखा हुआ बहुत कुछ मिल जाएगा। हालांकि इस देश में एक वर्ग के अलावा दूसरे को पढ़ने की भी नहीं कहा कि पढ़ा भी न जाए। और वो एकनाथ राणाडे जिनको बाद में कांग्रेसी सरकारों ने भी जो उस अभियान को उन्होंने आगे बढ़ाया तो उसकी मदद की। राहुल जी ने वहां से क्या एक बार भी कहा कि ये विवेकानंद केंद्र स्मारक जो भारत को जोड़ने के लिए बना, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए बना, ये किसने बनवाया था? नहीं स्वीकार किया। हर जी समय कम हो रहा है तो थोड़ा संक्षेपण कर लीजिए आप जी। ठीक है, मैं बिल्कुल संक्षेपण करता हूं। जब आप झूठ बोल बोलकर सारी जिंदगी आपने कहा कि आपके परिवार के अलावा इस देश में किसी ने कुछ किया ही नहीं, आजादी की लड़ाई में जो कांग्रेस थी वो लाल बाल पाल वाली भी थी, सुभाष चंद्र बोस वाली भी थी, उसमें सब शामिल थे। और आज की जो कांग्रेस है वो अभी एक परिवार की कांग्रेस है जो इंदिरा जी के बाद हो गई थी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यही स्वीकार करना होगा, उसके लिहाज से रणनीति बनानी होगी। हर बहस में अगर खड़गे जी का वो बयान आएगा कि तुम्हारा तो कुत्ता भी नहीं मरा था, जी सब लोगों को याद आएगा ना भैया, एक पार्टी मतलब सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी ये बताइए, जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कांग्रेस की कुछ कमजोरियां हैं, राहुल गांधी की भी कुछ कमजोरियां होंगी, तो क्या इस यात्रा से उनका इलाज हो रहा है, या ये यात्रा जहां बढ़ती हुई दिख रही है, कांग्रेस का संगठन कहाँ कैसे चल रहा है, जो सेंट्रलाइजेशन जिस तरीके से कांग्रेस में है, राहुल गांधी की एक्सेसिबिलिटी को लेकर जो सवाल थे, उन तमाम चीज़ों को क्या कुछ जवाब मिला है? संक्षेप में आपसे जवाब मांग रहा हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी की एक्सेसिबल है क्या पार्टी वर्कर्स के लिए? जी, किसी हर पार्टी का बड़ा नेता जो होता है, सर्वोच्च नेता होता है, वो एक्सेसिबल नहीं होता है। आप क्या अखिलेश यादव से उनका पार्टी वर्कर जाके मिल लेता? देखिए ये सब बातें जब आदमी हारता है, पार्टी हारती, तो ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी जड़ों को तलाशना पड़ेगा, लोगों से इमोशनल कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक यात्रा से नहीं होने वाला। मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था, और वो होगा भी नहीं जब तक कि आपको फॉलो अप एक्शंस नहीं करेंगे विचारधारा के स्तर पर, संगठन के स्तर पर। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक कांग्रेसी को अगर आप कांग्रेसी कहेंगे तो बुरा नहीं मानता, एक कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट कहेंगे बुरा नहीं मानता, तो अगर संघ के लोगों को संघी कहा जाए तो बुरा क्यों मानना चाहिए? भाई आप हैं तो आप गर्व से कहिए मैं संघी हूं। तो मैंने तो कभी इस बात का, जो हमारे संघ के बहुत सारे जानने वाले ले, तो उनमें से कोई इस बात को बुरा नहीं मानता, चाहे आप मजाक में करें चाहे जैसे भी करें। तो वो आपका ओढ़ना बिछौना है। साफ तौर पर बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ एक यात्रा से अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उसका कर्नाटक चुनाव जीत जाएगी, कर्नाटक जीत भी लेंगी, तो भी क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हो पाएगी कांग्रेस पार्टी? ये बड़ा सवाल है। और वो बड़ा सवाल ये है, एक साल की मेहनत से नहीं होने वाला। कांग्रेस ने जो गंवाया है पिछले 20-25 सालों में, उसको पाने में 20-25 साल ही लगेंगे, उससे कम नहीं लगेंगे। ठीक है विनोद जी, आपकी राय क्या है कि इसका फॉलोअप जो है वो किस तरीके से होना चाहिए?
देखिए, मेरी राय ये है कि मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, फॉलो अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, फॉलो बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से 2 स्तर पे होना चाहिए कि पहले तो संगठन के कील कांटे दुरुस्त किए जाएं, राज्यों की इकाइयां जो डिफंक्ट पड़ी हैं उनको ठीक किया जाए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे बड़ा राज्य है जहां से कांग्रेस ताकत पाती थी, वहां बिल्कुल सब कुछ डिफंक्ट है। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, आप बिहार को ठीक नहीं करेंगे, बंगाल को ठीक नहीं करेंगे, तमिलनाडु को ठीक नहीं करेंगे, वो राज्य जहां आज आप बिल्कुल जीरो पर हैं, जब तक उनको आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप पुरानी स्थिति कैसे पाएंगे। तो ये बात सही है कि यात्रा मैं कह रहा हूं, पहली आपको पीएचडी करना है तो आपको हाई स्कूल पास करना पड़ेगा। ये हाई स्कूल है, ये पीएचडी नहीं है। इसलिए यात्रा में एक कदम है उस दिशा में, एक पहली बार एक बड़ा एक्शन है जो राहुल गांधी ने लिया है। जहां तक विपक्ष के नेताओं को बुलाने की बात थी, तो मुझे लगता है वो बात सही है कि या तो पहले पहल करते, सबको एकजुट करते, तब वो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं रह जाती, तब वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रह जाती। राहुल गांधी का उद्देश्य कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। जब कांग्रेस अगर पुनर्जीवित होगी तो कांग्रेस की यात्रा के रूप में होगी। इसलिए उन्होंने दिल्ली में आने के बाद अब विपक्ष को न्योता दिया कि भाई हम चल रहे हैं, अगर आना चाहो तो ये रणनीति है पार्टी की। समय समाप्त हो गया, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं सर, और कार्यक्रम को समेटना होता है। तो हालांकि आज जो हम लोगों ने चर्चा की, मकसद यही था समझने का कि बात आगे बढ़ी है कि नहीं, और बढ़ी है तो और आगे कैसे बढ़ी, मतलब यात्रा से क्या कांग्रेस ने कुछ हासिल किया, और 2024 के लिहाज से और क्या कुछ इसमें कांग्रेस जोड़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर मिले होंगे हमारी इस चर्चा से। आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस बातचीत में। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।